नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जलियांवाला बाग, अमृतसर शहर, तारीख 13 अप्रैल 1919, वक्त शाम ढलने से ठीक 6 मिनट पहले। उस दिन जलियांवाला बाग में 15 से 25 हजार लोग जमा थे। अचानक लोगों को ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक हवाई जहाज जो जलियांवाला बाग के ऊपर काफी नीची उड़ान भरते हुए जा रहा था और उसके एक पंख पर एक झंडा टंगा हुआ था। उन लोगों ने इससे पहले कोई हवाई जहाज नहीं देखा था। कुछ लोगों ने उसे देखते ही वहां से हट जाने में अपनी खैर समझी, लेकिन अचानक लोगों को कुछ भारी बूटों की आवाजें सुनाई दी और सेकंडों में ही जलियांवाले बाग के सकरीले रास्ते से 50 सैनिक प्रकट हुए और दो दो की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगहों पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ का एक हिस्सा चिल्लाया, आ गए आ गए। वो वहां से बाहर जाने के लिए उठे ही थे कि तभी एक और आवाज आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। इसके बाद में उसी क्षण ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर चिल्लाया, गुरखाज राइट, 59 लेफ्ट। 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठकर और आधों ने खड़े होकर के पोजीशन ले ली। डायर ने बिना एक सेकंड भी गंवाए आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने निशाना लिया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ लोग मर करके और घायल होकर के गिरने लगे। घुटनों के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन करके निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई भी गोली बर्बाद नहीं जा रही थी। डायर ने हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें रिलोड करें और उस तरफ फायरिंग करें जिधर सबसे ज्यादा भीड़ है। लोग डर कर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सारे लोग सकरी गलियों के प्रवेश द्वार पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के सैनिकों ने इन्हीं को अपना निशाना बनाया। लाशें गिरने लगी। कई लोगों ने दीवार पर चढ़कर भागने की भी कोशिश की और सैनिकों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने चिल्ला करके लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले से लेट करके पोजीशन लिए हुए गोरखाओं ने नहीं बख्शा। बाद में सार्जेंट एंडरसन ने, जो जनरल डायर के बिल्कुल बगल में खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया। ये हंटर कमेटी जो है ब्रिटिशों ने बिठाई हुई थी बाद में जांच के लिए। तो उसी हंटर कमेटी को बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धराशायी हो गई है। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा। थोड़ी देर में मैंने कैप्टन ब्रिग्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे नवतेज सारना जलियांवाला बाग पर खासा शोध कर चुके हैं और उन्होंने पंजाब के इतिहास पर कई किताबें भी लिखी है। नवतेज सारना जी बताते हैं कि एक जिक्र आता है कि डायर के जो एक साथी थे ब्रिक्स, उन्होंने कोहनी से पकड़ करके उनकी कमीज को हिलाया, मानो कि ये कह रहे हो कि अब बहुत हो चुका है, ये सब बंद करो। लेकिन डायर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और वहां एक अंग्रेज एसपी रियल भी मौजूद थे। उन्होंने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि सारी हवा में लोगों के भागने की वजह से पैदा हुई धूल और खून ही खून था। यानी कि जो हवा में जो धूल के कण उड़ रहे थे वो भी लाल होकर के उड़ रहे थे। हवा में चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। उसके बाद रियल की भतीजी ने भी एक डायरी लिखी थी। उन्होंने उसमें जो रियल के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उनकी पहले वाली शख्सियत खत्म हो गई और वो बेइंतहा शराब पीने लगे। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। डायर के सैनिकों ने कुल 16 से 50 राउंड गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग पर किताब ओपन रेवलियन इन पंजाब लिखने वाले कपिल देव मालवी एक जगह लिखती है कि एक स्थानीय डॉक्टर का लड़का जो 13 साल का था, मदन मोहू, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रोजाना जलियांवाला बाग जाया करता था और उस दिन भी गया था।
लेकिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के जो पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। पीपल के जो पेड़ के तने की आड़ ली, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो पीपल के पेड़ को भी निशाना बनाए। उधर बहुत से लोग बाग के किनारों पर ऊंची दीवारों को लांघने की कोशिश कर रहे थे। डायर ने अपने सैनिकों की बंदूकों की नालें उनकी तरफ भी मुड़वा दी। भरपूर सिंह 13 अप्रैल 1919 को सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन उनको उस दिन की घटनाएं ताउम्र याद रहीं। बीबीसी से एक बार बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं उस दिन अपने दादाजी के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठा करके सैनिकों से दूर की दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो उन्होंने मुझे 7 फुट की ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरी बांह टूट गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर और जुल्म न ढाए जाए। अपने छत से इस कत्लेआम को देख रहे मोहम्मद इस्माइल ने कांग्रेस की जांच समिति को बताया कि मुझे पता था कि मेरे परिवार के लोग बाग में मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाया। बाद में मैं अपने चचेरे भाई को ढूंढने के लिए निकला। मैंने कई लाशों को पलट करके उनके चेहरे भी देखे। मरने वालों में मेरे कई दोस्त थे, कई पड़ोसी भी थे। कई जगहों पर एक के ऊपर एक 10 से 12 लाशें पड़ी हुई थी। मंडी के खैरुद्दीन तेली के हाथ में उनका 6 महीने का बच्चा था, जो उनके साथ वो भी मर चुका था। जो वो 6 महीने के बच्चे को अपने साथ टहलाने के लिए बाग में लेकर के आए थे, मतलब खिलाने के लिए टहलते हुए। फायरिंग 10 मिनटों तक जारी रही। लोगों के चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि इधर डायर और उसके साथियों ने बाद में हंटर कमेटी को बताया कि उन्हें सैनिकों से फायरिंग रुकवाने में काफी मुश्किल आई, क्योंकि उनकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जैसे ही गोली चलाना रोकने का आदेश दिया, सैनिक उतनी ही तेजी से बाहर चले गए जिस तेजी से वो अंदर आए थे। डायर भी उछल करके अपनी कार पर बैठा और रामबाग की तरफ बढ़ गया। उसके सैनिक भी उसके पीछे पैदल तेजी से मार्च करते हुए चले गए। उस रात जलियांवाला बाग में मरने वाले लोगों को कोई डॉक्टरी सहायता नहीं पहुंची। नहीं, लोगों को अपने मृतकों और घायलों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाजत थी, यानी कि घायलों को भी वहीं पे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि घर वालों को ये परमिशन तक नहीं थी कि कोई भी जलियांवाले बाग में जा सके। बहुचर्चित किताब जलियांवाला बाग अ ट्रू स्टोरी लिखने वाली किश्वर देसाई बताती हैं, रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के इतने नजदीक था कि उन्होंने अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम से गोलियों की जो आवाजें सुनी। तो जैसे उन्हें आवाज सुनाई दी, वो बदहवासी में की हालत में एकदम अपने बेडरूम से बाहर निकली और दौड़ती हुई जलियांवाला बाग पहुंची। उनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो अपने पति को ढूंढने लगी, क्योंकि उनके पति भी उस दिन वहां पे गए थे। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नजर अपने पति के मृत शरीर पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्हें लाला सुंदर के 2 बेटे आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा कि वो किसी तरह एक चारपाई ले आए ताकि उनके शरीर को घर ले जाया जा सके। उन्होंने मदद करने का वादा तो किया, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। किशोर देसाई आगे बताती हैं कि रतन देवी ने एक सिख व्यक्ति की से अनुरोध किया कि वो उनके पति के शरीर को एक सूखी जगह पर ले जाने में उनकी मदद करे, क्योंकि जहां पर उनका शरीर था उसके चारों तरफ खून ही खून था। उन्होंने सिर की तरफ से उनके शरीर को पकड़ा और रतन देवी ने पैर की तरफ से, और उन्होंने एक लकड़ी के सहारे लिटा दिया। रात के 10 बजे तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने अपने मृत पति के सिर को अपनी गोद में लिटाकर वो पूरी की पूरी रात बिताई। उन्होंने एक हाथ में एक डंडा पकड़ रखा था ताकि खून की जो बू चारों तरफ फैल गई थी, उसे सूंघकर वहां पे जो कुत्ते पहुंच चुके थे वो उनके ऊपर हमला न कर दें। उन्होंने देखा कि एक 12 साल का लड़का उनके पास पड़ा हुआ है। वो बुरी तरीके से घायल था, उसे गोलियां लगी हुई थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उसे कोई कपड़ा उड़ा दें, तो लड़के ने मना कर दिया।
लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे तो पति मुझे छोड़ करके चले गए हैं, तो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। तो जब ये बात हुई तो थोड़ी देर बाद लड़के ने कहा कि क्या मुझे पानी पिला सकती है, मुझे पानी चाहिए। लेकिन वहां पर अफसोस की बात ये थी कि वहां पर एक बूंद भी कहीं पर भी पानी नहीं था। थोड़ी देर बाद रतन देवी को उसकी जो कराने की आवाजें सुनाई दे रही थी वो भी सुनाई देना बंद हो गई, क्योंकि लड़के ने कराते कराते और पानी के इंतजार में, और उसने अपनी आखिरी जो उसकी सांसें चल रही थी वो भी थम चुकी थी। सुबह तक बाग के ऊपर चीलें भी उड़ना शुरू हो गई थी, ताकि वो नीचे पड़ी हुई लाशों या घायल व्यक्ति जो अभी तक जो अपनी आखिरी सांसें गिन गिन रहे थे, उन व्यक्तियों पर जो है हमला करके उनका जो है गोश्त खा सके। गर्मी में जो लोग मर चुके थे उनकी लाशें भी सड़नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी के दिन थे। तो 35 साल के एक ठेकेदार लाला नाथूराम ने कांग्रेस की जांच समिति को बताया कि मैं अपने बेटे और भाई को ढूंढने निकला था। मुझे अपनी पगड़ी सिर पर रखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि गोश्त पाने की कोशिश में चीलें अपनी चोंचों से मेरे सिर पर झपट्टा मार रही थी। वहां पे मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि चीलें जो गोश्त खाने के लिए वहां पे आ चुकी थी दिन में, और वो जो दिन में जो वहां पे उनके परिवार वाले गए थे उन पे भी वो हमला कर रही थी, क्योंकि वहां पे हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई थी। इस घटना के 3 महीनों बाद जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जांच के लिए पहुंचा, तो वहां वातावरण में अब भी लाशों के सड़ने की दुर्गंध मौजूद थी। इसी बीच जलियांवाला बाग में नरसंहार करने के बाद डायर शाम 6:30 बजे के आसपास अपने कैंप पहुंचा। उसने पूरे शहर की बिजली और पानी भी कटवा दिए। रात 10 बजे उसने शहर का एक एक बार फिर से दौरा किया, और वो ये देखने के लिए कि लोगों के घर से जो बाहर न निकलने के उसके जो आदेश थे उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि उसने आदेश दिया था कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी जलियांवाला बाग की तरफ नहीं जाएगा। इससे अधिक क्रूरता की और क्या बात हो सकती थी कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार, बुजुर्ग जलियांवाला बाग में घायल तड़प रहे थे या मर रहे थे, और लोगों को उनकी मदद करने के लिए बाहर आने तक की भी इजाजत नहीं थी। डायर को उस रात सड़क पर एक भी शख्स दिखाई न दिया हो, लेकिन वो पूरा का पूरा शहर जाग रहा था, लेकिन वहां पर एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। शुरू में तो ब्रिटिश सरकार ने इतने बड़े हत्याकांड का कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लेकिन जब खबरें फैलना शुरू हो गईं, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। नवतेज सारना बताते हैं कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट में एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी और दूसरी अल्पमत की रिपोर्ट थी। दोनों पक्षों ने डायर को गलत माना, लेकिन किस हद तक इसमें दोनों पक्षों में मतभेद थे। लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और ड्वायर को उन्होंने कुछ नहीं कहा। ब्रिटिश सरकार ने डायर को इस्तीफा देने के लिए कहा। वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस हुई, और वहां भी ये तय पाया गया कि जो डायर ने किया वो पूरी तरह से गलत था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आपने डायर के साथ नाइंसाफी की है। इस आदमी ने तो भारतीय साम्राज्य को बचाया था। तब तक डायर अपना पद छोड़ चुका था। वहां के दक्षिणपंथी तत्वों ने डायर के लिए एक फंड जमा करना भी शुरू कर किया, और उसके लिए बकायदा 26,000 पाउंड जमा किए गए। और बाद में जब 1927 में उसकी मृत्यु हुई तो उसे बकायदा सैनिक सम्मान के साथ भी दफनाया गया। जो एक इतना क्रूर हत्यारे के साथ भी ऐसा उन्होंने सम्मान देने वाला काम किया। हंटर कमेटी ने माना कि इस फायरिंग में कुल 379 लोग मारे गए, जिनमें 337 पुरुष और 41 बच्चे थे। जबकि उस दिन रियलिटी में जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जो पंजाब के जो उस समय के जो पत्रकार और कुछ जो लोग थे, जो वहां पे जो दर्शक और गवाह भी थे, उन्होंने जो मरने वालों की जो संख्या बताई थी वो हजारों से कहीं ऊपर थी। खैर, उस रात डायर ने जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडवायर को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, तो उसमें करीब 200 लोग मारे जाने के बारे में बताया गया था। लेकिन कुशर देसाई बताती हैं कि कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि कम से कम हजारों लोगों की मौत हुई
और करीब 4 से 5,000 लोग घायल हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो बाग में तो नहीं मरे, लेकिन अपने घर पर जाकर के मरे, क्योंकि उन्हें कोई डॉक्टर की सहायता ही नहीं मिली। लोगों को पता नहीं चला कितने लोग मरे, क्योंकि वहां डर का माहौल था। अंग्रेजों की तरफ से कहा गया था कि अगर आप जलियांवाला बाग में मौजूद थे तो आपने सरकार के खिलाफ गद्दारी की है। इसलिए लोग बता ही नहीं रहे थे कि हमारे रिश्तेदार जख्मी हैं या मारे गए हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं हमारे साथ भी वही सलूक ना किया जाए जो उनके साथ में हुआ है, क्योंकि उन्हें भी कहीं गद्दार साबित ना कर दिया जाए। खैर, महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सारे पदक वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिख करके अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। उसके बाद भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच जो दूरी पैदा हुई उसे कभी पाटा नहीं जा सका, और 28 साल बाद अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। मशहूर हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक कविता लिखी, जलियांवाला बाग में बसंत। आपको ये कविता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ करके आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। वो प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना, बहुत धीरे से आना। उम्मीद है कि आपको यदि ये स्टोरी पसंद आए तो अपने राय जरूर दें। फिर से मिलते हैं एक और ऐसी इतिहास की किसी सच्ची क्राइम की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का भी ख्याल रखें। ये देश हमने यानी हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दे करके इसे आजाद कराया है, इसे एक भव्य भारत बनाया है। इसका विशेषकर ध्यान रखें। बहुत ही खूबसूरत है हमारा इतिहास, बहुत ही गौरवशाली है। तो सभी मिलजुल करके रहें, देश का हमेशा और देश के लोगों का सम्मान करें। फिर से मिलते हैं एक और किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।